हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस की क्लास, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो हम आपके लिए पिछले सॉलिड पेपर कराने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये बुकलेट नंबर 13 है। इसमें 32 पेज होते हैं फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। आपका जो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जो 2 नंबर का होगा आपका, ठीक है। 150 दूनी 300 अंक का टोटल पेपर हो जाता है आपका, जो 120 मिनट का होगा, ठीक है। अधिकतम अंक 300 है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या है, आप थोड़ा सा और डिटेल से देख लीजिए। यहाँ पर ये लिखा है 120 मिनट होंगे और 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। आपसे इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, अब हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं। पहला क्वेश्चन के सामने आपके रखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, और फिर आपके सामने क्या क्या होता है देखिए। वहाँ पर परीक्षा में आपके सामने लिखा होता है, परीक्षा में का नाम बड़े अक्षरों में लिखना होता है, ठीक है, अंकों में, और फिर वर्ड शब्दों में, इन दो में रोल नंबर को लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आप कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर सेंटर एग्जामिनेशन परीक्षा केंद्र होगी और परीक्षा के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यह आपके सामने पहला क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। यह आपके सामने पहला प्रश्न। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो राइट आंसर होगा इसका डी, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह आपके सामने दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो कौन सा है वह आपका राइट आंसर होगा इसका भी, क्या होगा, डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। डी राइट आंसर होगा आपका, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, खटाखट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वग्रास के नाम से जाना जाता है? तो वह कन्नौज को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, कन्नौज। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, खटाखट क्वेश्चन कराएंगे। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। यह आपके सामने चौथा प्रश्न। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो वह भूटान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, भूटान को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने यह रहा स्क्रीन पर। 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? किस में मिला था? तो साहित्य में मिला था। इसका राइट आंसर होगा डी, साहित्य में। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो वह थी शहरी रहमान। इसका राइट आंसर होगा सी, शहरी रहमान थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वह है ब्रह्मोस। इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्मोस था। सी राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। आठवें प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने आठवां प्रश्न ये रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? तो कितनी चलती है? तो एक चलती है। इसका राइट आंसर होगा बी, एक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए क्लास हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, खटाखट क्वेश्चन कराते हैं। अगला प्रश्न। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में देश में हुई थी। तो हुई थी नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली। राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल देश के शासन काल में शुरू की गई थी। तो किसके शासन काल में शुरू की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में शुरू की गई थी। इस बात को ध्यान रखना है। डी राइट आंसर होगा इसका। 12 प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्थान
समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। तो किसको सौंप दिया गया? बंदा बहादुर को सौंप दिया गया। राइट आंसर होगा बी, बंदा बहादुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा है, इस क्वेश्चन को सभी जानते हैं। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले देश द्वारा गढ़ा गया था, तो चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। सी राइट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पर यह आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को देश के विरोध में छोड़ दिया था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए आपके सामने 15 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देश राज्य में है, तो किस में है? वह महाराष्ट्र राज्य में है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। इसका राइट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह वुलर झील है। इसका राइट आंसर होगा डी, वुलर झील। 17वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है, तो कहाँ कौन से ज़्यादा संविधान से ज़्यादा लिए गए हैं? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित जो प्रक्रिया है काफ़ी हद तक है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न 18वां प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, वह 2009 में किया गया था। कब? 2009 में। इसका राइट आंसर होगा डी, इस बात को ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न यह रहा आपके सामने, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने देश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, तो वो कही थी उज्जैन में। कहाँ पर की थी? उज्जैन। ए राइट आंसर होगा इसका। 20वां प्रश्न, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, तो इसका राइट आंसर होगा ए, खसरा और रुबेला। ये राइट आंसर होगा खसरा और रुबेला, इसका ध्यान रखना है। 21वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वह इसका राइट आंसर होगा सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद की सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो वह था जूनागढ़। इसका राइट आंसर होगा बी, जूनागढ़। ठीक है, जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह होता है अपनी मतलब मत डालकर, ठीक है, वोट डालकर इसको क्या है भारत में मिलाया गया था, जूनागढ़ को। इसका राइट आंसर बी होगा। 23वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में के नहीं गुजरती है, और सभी राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी में के गुजरती है। गुजरात ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में के नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने यह रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो वह तमिलनाडु में नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु में नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। 25वें प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 25वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे संविधान सभा के 27 अध्यक्ष भी हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 26वां प्रश्न ये रहा, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह देश द्वारा लिखी गई थी, तो वह महावीराचार्य
महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। बी राइट आंसर होगा, महावीराचार्य। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपके सामने 27वां प्रश्न। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? वीरप्पा मोइली। इसका राइट आंसर होगा ए, वीरप्पा मोइली में। अगला प्रश्न आपके सामने 28वां। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और देश के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोरखपुर। बी राइट आंसर होगा, गोरखपुर। उनतीसवां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के देश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी राइट आंसर होगा आपका। 30वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो वह फलास। इसका राइट आंसर होगा डी, फलास है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पित्ताशय में होता है। डी राइट आंसर होगा, पित्ताशय में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था, इसका राइट आंसर होगा सी, 1993 में हुआ था। लेकिन 10 दिसंबर को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। और ये इसका राइट आंसर होगा सी, 1993। भारत की बात कर रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? तो वह दाद होता है। आप सभी जानते हैं दाद है जो वह फफूंद फंगस के कारण होता है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न पर यह रहा आपके सामने। किस भारतीय राज्य ने 2016 से 17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाए, मतलब ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं, इसको यहाँ पर क्या है, धान ज़्यादा होते हैं। ठीक है, गेहूँ भी ज़्यादा, सॉरी, गेहूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के राज्यों में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा सी। ये लीजिए, साइंस का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। इसका राइट आंसर होगा बी, बायोटीन। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद के अंदर हुआ था मेजर ध्यानचंद का जन्म। इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। देख लीजिए, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, हिंदी तो नहीं चालू हो गई। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा अब आपके लिए बता देते हैं। अब यहाँ से क्या है, आपके सामने हिंदी चालू होती है। ठीक है, आपकी जीएस तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए यहाँ पर हिंदी चालू का आप क्या तो कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए हिंदी, ये आपके सामने हिंदी की हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हिंदी आप कहते हो हिंदी करा देते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कराएंगे इसमें। चलिए
अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द है। अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है अग्नि। अग्नि मतलब आग। इसका राइट आंसर होगा ए। इस बात को ध्यान रखना है। 44वां प्रश्न पराजय में उपसर्ग है। परा प्लस में जय। ठीक है, इसमें परा इसमें क्या है, इसका राइट आंसर होगा सी। परा प्लस में जय इसमें सी राइट आंसर होगा। सी इसमें उपसर्ग है। परा इसमें उपसर्ग होगा। इसमें क्या है, लिखावट में प्रत्यय पूछा है तो आवट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न महोत्सव का संधि विच्छेद है। महा प्लस में उत्सव, इसका राइट आंसर होगा बी। आपको पता है इसके अंदर कौन सी संधि है, तो गुण संधि है इसमें। महा प्लस में उत्सव, इसका राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर होगा डी उत्सव उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगले प्रश्न पर देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर इसमें भी दोहा भी पूछे गए हैं। यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 11 मात्राएं होती है दोहा के प्रथम चरण में। ए राइट आंसर होगा इसका। कौन सा शब्द अलंकार है, यमक है हमारा शब्द अलंकार है यमक। इस बात को ध्यान रखना है। निम्न में से तालव ध्वनि है, तालव से ये हमारी तालव ध्वनि है। इसका राइट आंसर होगा सी। इस बात को ध्यान रखना है। पे हमारी ओष्ठ की हो जाती है, क्या हमारा कंठ का हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो ते हमारा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, रचना है जो ये हमारा स्त्रीलिंग है रचना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो वह राष्ट्र है जो हमारा राष्ट्र। राष्ट्र हमारा क्या है, पुल्लिंग है। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अभी तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ गए थे फ्रेंड्स, सॉरी। ये यहाँ से 54 ये तो करा दिया आपके लिए। यहाँ 47वां क्वेश्चन ये रहा ऑप्शन, इस क्वेश्चन को छोड़ गए थे। ठीक है, जिस क्वेश्चन को छोड़ गए उसको हम कराते हैं और देखते हैं क्वेश्चन और तो बाकी नहीं रह गया। यस यस, ये तो करवा दिया था। अब आपके लिए ये रहा हमारे सामने। यस, तद्भव शब्द है, तो अचरज। अचरज हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ए राइट आंसर होगा। शीत का विलोम होगा, शीत का उष्ण होगा, क्या होगा, उष्ण। डी राइट आंसर होगा, शीत का उष्ण होगा। कर का अर्थ नहीं होता, तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता, हाथ होता है, किरण होता है, टैक्स होता है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा इसका। इस बात को ध्यान रखना है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, तो वह दुर्लभ होता है। इसका राइट आंसर होगा बी दुर्लभ। देखिए, इन क्वेश्चनों को मैं करा चुका हूं, अब यहां पर आ चुके थे हम। मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, मुझे। यहाँ पर क्या आएगा, मुझे घर जाना था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, के लिए तत्पुरुष समास है। इस बात को ध्यान रखना है। सी राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है।
इसमें राइट आंसर होगा डी, क्रियावाच्य है, इसमें क्रियावाच्य पुस्तक पढ़ी जाती है, बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो और है जो ये हमारा क्या है, अव्यय है और। अगला शब्द हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्ण विराम। इसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं, इसे फुल स्टॉप कहते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं हम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 52 क्वेश्चन, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। अब 53वां क्वेश्चन क्या कहता है ये भी आप देख लीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोकित का सही अर्थ है, तो देखिए शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, जिसके पास शक्ति होती है, ठीक है, वह क्या है, अपना काम बना लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब यहाँ पर समझाने के लिए इसमें टेप नहीं है फ्रेंड्स, देखिए इसको मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर आते हैं 61 क्वेश्चन पर। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो प्राण शब्द, इसका राइट आंसर होगा सी, प्राण का हमेशा क्या है, बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ने किस कारक का विचिह्न है, देख लिया जी, इसका ने है आपका कर्ता। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से आप क्या ये होते हैं, कर्ता ने कर्ता, इसका राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो आप है जो हमारा ये क्या है, एक सर्वनाम है आप, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से विशेषण है, तो बुढ़ापा क्या है, एक विशेषण है। अगर आपने हमसे पढ़ लिया तो फ्रेंड्स हम 100% गारंटी लेकर कहते हैं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हम जितने भी लाएंगे तो आपके लिए पिछले 100 पेपर लेकर आएंगे, और आपकी जितने भी क्लास होंगी वह इसी के माध्यम से सारी क्लास में यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा बी, बुढ़ापा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 65वां, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया बोलना, इसका राइट आंसर होगा बी, बोलना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अरे संदिग्ध वर्तमान है, उसने क्या है, अभी पढ़ी है, अभी पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। अब कुछ नहीं पता वो पढ़ रहा है या पढ़ी है, अभी पढ़ी या पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ी है, तो ये संदिग्ध वर्तमान है, सी राइट आंसर होगा इसमें, वाक्य का काल संदिग्ध। अब अगले प्रश्न क्या होता है, तो ये देख लीजिए, आपको इसमें से छांटने क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ये गद्यांश पूछा जाएगा आपसे, गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। भाई भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु क्या होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 67वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, ये पूरा पढ़ना होता है फ्रेंड्स, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। देखिए अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे विकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने, खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है, एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधा एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ
और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब बने वाले चीवट का। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बढ़ता है, इसका शीर्षक क्या बढ़ रहा है ये देख लीजिए आप। भाई इसका शीर्षक आप सभी जानते हैं। इसका जो शीर्षक बढ़ रहा है 67 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देख लीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है तो खेलों का गिरता स्तर, इसका राइट आंसर होगा बी, खेलों का गिरता स्तर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, अरे खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, माने इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, इस ये पैसेज में से छट जाते हैं फ्रेंड्स, इसको आप देखकर छांट लेना, रोक रोक के वीडियो को काट कर। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आपसी गुटबंदी होने से पड़ता है, इसका राइट आंसर होगा सी। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां में नहीं है तो वह खेल नहीं है, सी राइट आंसर होगा आपका। 71वां क्वेश्चन, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि दोषपूर्ण नीतियां, सी राइट आंसर होगा। इसकी तो आप सभी पता है, बीजक किस किस रचनाओं का संग्रह है तो वो कबीर का है, इस बात को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ए। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए 74वां क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। ये क्वेश्चन तो आप 10th में पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड्स। कामयनी के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद है। गोदान किसका उपन्यास है तो प्रेमचंद का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बी राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है और अब यहाँ पर देखिए आपके सामने यह है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मतलब रीजनिंग है जो आपके लिए, वह यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम अगली क्लास में कराएंगे फ्रेंड्स, 76 के बाद में हम आपके लिए फुल कराने वाले हैं, जितने भी सेट हैं वह सेट पूरा कराएंगे। ठीक है, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी फ्रेंड्स और आप इस क्लास को इतना देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास को पूरा जरूर देखें फ्रेंड्स, आपको मज़ा बहुत आता है क्लास में। क्योंकि पढ़िए फ्रेंड्स, मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन आपके हाथ में है। आप रखिए कि आप अब के बार यूपी पुलिस पार करना है हमको। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जब तक बने रहिए इस चैनल के माध्यम।